फॉर दिस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो फैमिली कॉरिडोर से इनके पास आई, और इसमें वो बनावट नहीं, और इनका हिंदुस्तानी संगीत के साथ और हिंदुस्तान के साथ प्यार जो है उसके लिए हम खास तौर पे इनकी तारीफ करते हैं। मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा था, बड़े गुलाम अली साहब ने कहा था कि हिंदुस्तानी संगीत रूह की खुराक तो है, दिलो दिमाग को रोशन भी करता है। और उन्होंने कहा था, मेरा दावा है कि अगर हर एक घर में एक बच्चे को भी हिंदुस्तानी संगीत सिखाया जाता तो आज पाकिस्तान ना बनता। इनकी आपकी तारीफ के साथ मैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉली गुलेरिया जी को तशरीफ लाए हैं सनैनी शर्मा के साथ, उनको स्वागत करता हूँ। अब मैं डॉक्टर हरविंदर शर्मा जी से दरख्वास्त करूँगा जो उस्ताद वलायत खान साहब के सिरमौर शेर हैं और बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। आइए। Thank you, sir. Respected Gill Saab, the director of Rawson Culture Center, the distinguished personality sitting on the dais, and in the front row, Pandit Yashpal ji, Kevalji ji, and lot many HODs from the different colleges. I can see Shri Kamal Tiwari ji sitting, Shri Arvind ji, Madam Guleria ji, and my friend Kalia ji. I'm sorry I won't be able to name everybody. बहुत अच्छे से अभी तक जो 2 भाषण हुए, उसके बाद जो डायरेक्ट सोर्स है इस घराने का, उस्ताद जावेद अली खान साहब ने बहुत ही खूब कहा है एक तरीके से कि बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारे ऐसा टेक्स्ट हिस्ट्री में कुछ लोगों ने लिख दिया है जो कि भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात। Sometime a writer will write a book or an article, तो जो आजकल गूगल बाबा हैं उसके ऊपर जाते हैं, whosoever has written और पब्लिश कर दिया एक आर्टिकल, उससे कुछ और टेक्स्ट लेके अपना थोड़ा वो उसको आगे रिप्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरीके से होता क्या कि सदियों तक का जो एक अच्छा नॉलेज जो कि स्ट्रेट वे एक गुरु से दूसरे गुरु तक आता था, उसमें थोड़ी भ्रांतियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उस रिसर्चर ने कितनी रिसर्च की थी या नहीं की थी जो उसने इंटरनेट पे छाप दिया। एंड वी प्रेजेंट जनरेशन आजकल किसी भी चीज़ का हल जो है वो इंटरनेट पे ही ढूंढते हैं। तो बहुत अच्छा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया कि क्या ये घराना है और कहाँ से है और क्यों है, और पटियाला और कसूर जो कि एकदम से अलग बना दिए गए हैं उसकी वजह भी क्या है कि जब उसको पैटर्नाइजेशन पटियाला में मिला और पूरी दुनिया में उसका नाम क्यों और कैसे करके हो गया, उसको मैं दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूँ। बहुत सारे स्पीकर्स यहाँ मेरे बाद भी आएंगे, सिंस द टॉपिक के आगे सब थीम्स नहीं थे, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक स्पीकर जो बोल के जाएगा दूसरे ने भी वैसे कोई टेक्स्ट तैयार किया हो। और मैं नहीं चाहता कि ये ऑडियंस एक सेमिनार करने के बाद जब ये दूसरा सेमिनार आयोजित करें तो बोले यार ये तो बहुत बोर काम होता है, वी शुड नॉट गो देयर। स्टूडेंट्स लोग आए हैं, सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, और द बेस्ट पार्ट विल कम एट द एंड ऑफ द सेशन व्हेन द वंडरफुल आर्टिस्ट विल परफॉर्म रिप्रेजेंटिंग द घराना। तो जो कुछ कहा जाएगा उस घराने के बारे में आप उनको गाते हुए सुनेंगे। तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस टुडे। पर थोड़ा सा ये मैं हट के ये बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स या जो भी हैं कि ये समझना बहुत ज़रूरी है पहले कि संगीत में परंपरा या घराना या परंपरावाद का विशेष स्थान क्यों रहता है। जब भी हम किसी संगीतकार से मिलते हैं वो बोलता है मैं फलां घराने से हूँ, मैं फलां घराने से हूँ, फलां घराने से हूँ। कोई खाली ये नहीं कहता कि जी मैं गाता हूँ, तो खाली ये नहीं कहता कि मैं संगीतकार हूँ। तो कुछ तो होगा इसमें कि जिनका टैग घरानेदार गायक से, चाहे वादक हो, चाहे गायक हो, चाहे कुछ नृत्य के क्षेत्र में हो, वो अपना जोड़ता है। तो उसमें क्यों और इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं विचार करना चाहता हूँ कि ये समझना जरूरी है कि संगीत में घराने का या परंपरावाद या परंपरा का विशेष
क्या स्थान है और संगीत में परंपरा कोई विशेष मूल्य रखती भी है या नहीं रखती है। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या, जैसे आजकल के ज़माने में मैंने बोला कि गूगल पे जाके सब कुछ देखते हैं, क्या इसका कोई महत्व है भी कि घराने और उसके जो परंपरा चली आ रही है उसका कोई महत्व रह भी गया है कि नहीं रह गया। थोड़ा सा इस पर चलता है। इस संदर्भ में कहना ये उचित होगा कि संगीत की परंपरा में ही संगीत के उत्तम संस्कार छिपे रहते हैं। प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत के संस्कार जहाँ जहाँ हमें इंटैक्ट दिखाई देते हैं, सुरक्षित दिखाई देते हैं, वहाँ केवल परंपरा का ही निर्वाह होता है। और ये भी सच है कि हिंदुस्तानी संगीत एक ऐसी जीती जागती कला है जिसमें परंपरा को ध्यान में रखे बिना हिंदुस्तानी संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। संगीत में नए प्रयोगों और नए आविष्कारों की गुंजाइश हमेशा से बनी रही, परंतु ये सब प्राचीन परंपरागत संगीत की सीमाओं के अंदर ही हुए और उन्होंने कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, ना ही प्राचीन सिद्धांतों की अवहेलना की। परंपरागत और घरानेदार संगीत की उपेक्षा करके हम कम से कम भारतीय संगीत की कल्पना नहीं कर सकते। जिसे हम भारतीय संगीत और शास्त्रीय संगीत को कहते हैं, उसमें परंपरा की अवहेलना नहीं की जा सकती। ऐसा मैं खुद, क्योंकि एक उस्ताद बिलायत खान साहब के शागिर्द होने के नाते कह सकता हूँ। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है वो आप लोग भी समझ सकते हैं कि why we are not able to produce a number of good artists out of the colleges and the universities, क्योंकि वहाँ परंपरागत संगीत नहीं सिखाया जाता है। वो सिर्फ थोड़ा सा एक अंदाज़ा होता है संगीत भर का। जितना सिलेबस वहाँ एक साल में कवर किया जाता है वो किसी उस्ताद के पास मुझे लगता है एक हफ्ते में हो जाता है, क्योंकि जो रियाज का सिलसिला चलता है, जो एक जो तालीम जो ट्रांसफ़र होती है वो शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी। इसलिए मैं इसका बहुत हिमायती हूँ कि परंपरा या घराना या घरानेदारी क्या होती है। घरानेदार संगीत को एक ऐसी श्रेणी में रखा जा सकता है जो कि सच्चा और प्रमाणित होता है, और इसी घरानेदार संगीत को ही परंपरागत संगीत कहा जाता है। विशेष रूप से हिंदुस्तानी संगीत अपनी प्राचीन परंपरा को त्याग करके प्रमाणित नहीं बन सकता। घरानेदार संगीत की प्रतिष्ठा के कारण ही घरानेदार गायकों और वादकों का इतना सम्मान होता है। जो मैंने बात शुरू करी, जब हम ये सुनते हैं कि ये ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, फलां घराने के उस्ताद हैं, हमारे मन में एक सम्मान बढ़ जाता है उनका। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो किसी घराने से संबंध रखते हैं। संगीतज्ञ बहुत हो सकते हैं किंतु जो स्थान और सम्मान परंपरागत घरानेदार संगीतज्ञों का होता है किसी भी सामान्य संगीतकार का नहीं हो सकता। घरानेदार संगीत की जो उत्तम व्याख्या उनके मुख से या हाथ से या उनके कंठ से जो होती है, उस पर परंपरागत संगीत की छाप होती है, जिन्हें इन प्रतिष्ठित घरानेदार संगीतज्ञों के कड़े परिश्रम और निरंतर साधना से सुरक्षित रखा और बड़ी ही उदारता से अपने संगीत के ज्ञान भंडार को अपने शिष्यों और अपनी शिष्य परंपरा को बांटा। इसी वजह से यह संगीत आज जीवित है और भविष्य में भी जीवित रहेगा। जिसे हम घराना कहते हैं वह हिंदुस्तानी संगीत की एक निराली विशेषता है, और यदि घराने ना होते तो हमारे संगीत की पैतृक संपत्ति भी सुरक्षित ना रहती। आज बहुत सारे टीचर ऐसा कुछ बंदिश बना देते हैं जो स्टूडेंट को सूट करती है। ही मे नॉट बी एबल टू लर्न म्यूजिक, कि वो था क्या, हम कहते हैं चलो थोड़ा बहुत इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। घरानेदार संगीत में ऐसा नहीं होता है। जो बंदिशें टकसाली बंदिशें या जो बंदिशें जिस ढंग से उनके उस्तादों से मुख से प्राप्त हुई वैसे ही गाने का प्रयास करते हैं। इससे एक बहुत इंटैक्ट हो रहता है। बिल्कुल पिछले युगों से संगीत का कोई भी ज्ञान ना होता यदि ये पैतृक संगीत संपत्ति ना होती, और घरानों के माध्यम से ही एक तरह से संगीतज्ञों का एक विशेष वर्ग या कुटुंब का विकास भी होता है। एक वृहद समुदाय का जन्म होता है। प्रत्येक घराने की अपनी एक विशिष्टता होती है। वह अपनी परंपरा और शैली का सच्चा अनुयायी होता था। घरानों में जहाँ तक संगीत के मूल सिद्धांतों का संबंध था, सभी घराने उसका एक सा पालन करते हैं। अभी ऐसा बोलें कि ये पटियाला में यमन गाया जाता तो ग्वालियर में नहीं गाया जाता और आगरा में नहीं गाया जाता, ऐसा करके नहीं बोलते हैं। उन रागों के मूल सिद्धांत तो सब घराने उसको पालन करते थे और उनकी सिद्धांतिक आधार में कोई अंतर नहीं था। प्रत्येक घराने का एक मुख्य गुरु, संरक्षक व मार्गदर्शक होता था जो कि उस घराने की शिक्षा को आयोजित करता था। इसी घराने के एक दो गायक अथवा वादक ही उसकी शैली का निर्माण करते हैं व शिक्षा व तालीम की नींव डालते हैं। अपने अपने कंठ की कुशलता विशेषता के अनुसार एक घराने के शिष्य उस शैली की व्याख्या करते हैं, और ये भी बात सच है कि शिष्य अपने पूज्य गुरु के कंठ की मिठास, उसके कलात्मक चमत्कार व नकल करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, और यही एक विशेषता किसी घरानियों को सदियों तक जीवित रखती है। घरानों में उनकी शैली का विकास कुछ समय के बाद स्थापित होता है। जैसा कि मुझे जो अनुभव हुआ कि मेरे उस्ताद जो बिलायत खान साहब का जो वादन है वो उनके पिताजी के नहीं था या उनके दादा उस्ताद इमदाद खान साहब का नहीं था। तो
कहने का मतलब कि जहाँ से वो युग पुरुष जिसने इस घराने की नींव रखी होगी, ये कहते हैं कि वो शैली पहले दिन से डेवलप होगी थी, ऐसा नहीं। बहुत सारे उस्तादों ने उसको सीखा, उनको रखते हुए साथ में उसका विस्तार किया, तो जाके उस एक शैली का विस्तार होता है। पटियाला घराने के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव फ्रॉम उस्ताद जावेद अली, उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। हाँ, इसके बारे में बिल्कुल इन्होंने ठीक बोला कि महाराज भूपिंदर सिंह के जो दरबारी गायक, और उसके बाद अली बख्श जी और उस्ताद फतेह अली खान साहब, आशिक अली खान साहब, अख्तर हुसैन खान साहब, इस प्रकार पढ़ी एक हामिद अली खान साहब, और दूसरी ओर अली बख्श के दो महान पुत्र उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और बरकत अली खान साहब, मुबारक अली, उस्ताद अमान अली खान साहब हुए। इन सब ने पटियाला कसूर गायकी को विस्तार दिया। इनफैक्ट ये पटियाला कसूर ही था जो कि ये बात में इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि जाके पटियाला के नाम से मशहूर हो गया है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम पूरी दुनिया में, और सच बात है, पटियाला घराने की जब भी कल्पना होती है एक ही नाम दिमाग में आता है जो कि पूरे ग्लोब में है, वो है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। इसके बाद मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में एक से एक कलाकार रहते हैं, पर सबको ईश्वर ने, अल्लाह ने उतना नाम नहीं देना है। किंतु ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस घराने का जो नाम इतना बड़ा है, और उसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से ही मैं तो समझता हूँ इसका नाम जो है वो हमेशा से अमर रहेगा। बड़े गुलाम अली खान साहब ने बहुत सारी बंदिशें अपने नाम सब रंग से भी गाई, और सुरमंडल का भी प्रयोग। सुरमंडल के बारे में ऐसा एक वाद्य, और बड़े गुलाम अली खान साहब का आप गाना सुनते हैं, जब बच्चों के लिए कहता हूँ, हम लोग संगीतकार तो सुनते हैं, बच्चों ये भी एक ऐसा वाद्य है, उसका छेड़ जो है, उसका जो मिलाना है, और राग में जो गाते समय कहाँ उसको कैसे उपयोग करना है, आप लोग कृपया जरूर सुनिए। YouTube पे बहुत सारे हजारों रिकॉर्ड खान साहब के अवेलेबल हैं। थोड़ा एक सुनेंगे कि ही वाज द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस दिस इंस्ट्रूमेंट विद हिज गायकी, और कैसा एक प्रभाव बना है उसका। ये भी एक कहने की बात है, पर इसका मतलब कि उनको हर गायक को साजों का भी इतना अच्छे से उनको तालीम या इतना ज्ञान रहता था कि इसके बिना भी उनका गाना अधूरा रहता था। आज के ज़माने में एक चीज़ और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस घराने में जितने जुगल गायक हुए शायद ही किसी घराने में हुए। अलिया फत्तू की जोड़ी, उस्ताद अमानत अली, फतेह अली, दिलशाद खान, बेगम परवीन सुल्ताना, आज आपके सामने उस्ताद मजहर अली खान, उस्ताद जावेद अली खान आएंगे। बहुत सारे जुगल गायक इस घराने ने दिए हैं, जो भी एक बिल्कुल से इस घराने की विशेषता है। और ये कहना उचित होगा कि भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा में पटियाला घराने का विस्तृत स्वरूप है, जिसमें गायन संगीत की सभी प्रकार की विधाओं का समावेश है। और अपने परंपरागत संगीत के साथ आज के संदर्भ में अगर बात करते हैं, दो पक्ष हैं इसके। आज सभी लोग गुलाम अली को गज़ल गायक के तौर पर जानते हैं, और गुलाम अली जो पूरी दुनिया के गज़ल के बादशाह हैं, उन्होंने उस्ताद बरकत अली खान साहब और उनके भाइयों से शिक्षा लेने बड़े गुलाम अली खान साहब के, ऐसा मैंने पढ़ा कि वो गए थे, एंड ही रेफर टू उस्ताद बरकत अली खान साहब और उनके जो दो और भाई थे। कितना बड़ा नाम है। इसके साथ साथ आप देखें, उस्ताद हुसैन बख्श का बहुत बड़ा नाम है। हुसैन बख्श जी ही सन ऑफ रिनाउंड वोकलिस्ट उस्ताद नथू खान, वो भी पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। शफकत अमानत अली, बेगम अख्तर जी, फरीदा खानम आदि, इन लोगों ने इस घराने को बहुत विस्तार दिया है सुगम संगीत में। इतना समावेश कि शास्त्रीय संगीत के एक से एक उच्च कोटि के गायक, और आज के ज़माने में जो ये जिन्होंने एक जन जन तक संगीत को पहुंचाया है। इनिशियली दे आर वंडरफुल क्लासिकल सिंगर्स फ्रॉम पटियाला घराना, उसके बाद उन्होंने इसको पूरी दुनिया में मासस तक पहुंचाने के लिए ठुमरी, दादरा, गज़ल के माध्यम से एक ऐसा आम लोगों तक इस संगीत को पहुंचा दिया है जो शायद ही किसी और घराने ने पहुंचाया। एंड वी रियली सल्यूट दिस घराना एंड उस्ताद, बहुत उस्ताद दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं। और बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नॉर्थन कल्चर सेंटर का, गिल साहब का खास तौर पे इस का और भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। सिंस द टाइम ही टुक ओवर एज डायरेक्टर, बहुत सारी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, जितने भी 5 स्टेट इनके उसके क्षेत्र में आती हैं, वहाँ पे एक संगीत को पुनर्जीवित किया है इन लोगों ने। और गिल साहब खुद से एक बहुत बड़े कलाकार हैं, घरानेदार कलाकार हैं,
और ऐसी हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन करके ये संगीत की सेवा भविष्य में भी करते रहेंगे। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विशेष धन्यवाद आपका फॉर दिस वंडरफुल एनालिसिस ऑफ पटियाला घराना, रेलेवेंस एंड ऑल दैट। अब मैं जिस हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ, मैंने अपने मित्र डॉक्टर अवनीश शर्मा से पूछा कि मैम ने पढ़ा तो बहुत है मंजरी सिन्हा जी के बारे में, वो लिखते हैं, वो क्या है? उन्होंने कहा कि शी इज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, संस्कृत लिटरेचर भी, म्यूजिक भी, और राइटर हैं टॉप के। आपको सभी अखबारों में वो छपते हैं, सभी पब्लिकेशन में। उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब पर भी किताब लिखी है, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा ज्ञान उनको डेफिनेटली होगा, जो मैं आज बहुत एहतराम के साथ उनको दावत देता हूँ कि अपने इस सारे इल्म के साथ हमें खुद थोड़ा रोशन करें। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मंजरी सिन्हा। एक मेरे और दोस्त प्रशंसक और बहुत बड़े आर्ट प्रमोटर कर्नल अहलूवालिया साहब तशरीफ लाए हैं। वो आर्मी में तोपखाने के इंचार्ज से बड़े मेडल उनको मिले, उनका नाम लेना जरूरी था, उनके और राइफल चलाना भूले नहीं अभी। आइए मैडम जी। मंच पर उपस्थित विद्वान और संगीत शास्त्री और सभा में उपस्थित साहित्य रसिक, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सफाई दे दूँ। शर्मा जी ने मेरा परिचय देते हुए कहा था इनको बुलाने में डर लगता है, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरा एकमात्र परिचय ये है कि मैं हृदय से संगीत रसिक हूँ। जुनून की हद तक मुझे प्यार है अपनी संगीत और नृत्य कलाओं से, और इन कलाओं को सुरक्षित करने का एक उपाय ये भी है कि इनकी चर्चा की जाए, इनके बारे में लिखा जाए, इनकी खुशबू फैलाई जाए। और ये संगीत से प्यार के बिना पॉसिबल नहीं। खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो हम उन्हीं हवाओं का काम करते हैं जो हमारी कलाओं की सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाती है। मैंने अपना पत्र, जो कि चिट्ठी अंग्रेजी में आई थी और विषय था सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पटियाला घराना इन रिचिंग हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो मैंने अपना पत्र अंग्रेजी में तैयार किया था। मैं शुरुआत करती हूँ और आपकी प्रतिक्रिया देख करके मैं फौरन हिंदी में शिफ्ट कर जाऊँगी। Punjab, the land of 5 rivers, has been the land of earliest civilizations of India, like the Harappa, Mohenjo-daro, Taxila, and more. Its vibrant culture cherished the age-old folklores and long tradition of Hindustani classical music. The Talwandi Gharana, Husainiya style of Dhruvat, the Patiala Gharana, Khayal, the intricate gaiki of Tappa, Tappa yahi se paida hua hai, and the Punjab and Thumri all flourished in this fertile land. Its musical traditions encompass Hindu, Muslim, and Sikh religions. The Sufiana Khalams of Saint Bulle Shah, the hymns of Boris Shah, have touched the hearts of many. Guru Granth Sahib, I think, is the only religious scripture that is sung by the ragis in specific ragas and talas as directed. For each and every shabad, Guru Granth Sahib में निर्देश दिया गया उन रागों तानों का,
और हमें खुशी है कि उसके विशेषज्ञ भाई बलदीप सिंह भी आज आमंत्रित हैं। उसको भी यहाँ की परंपरा में वही नाम दिया गया है। The Talwandi Gharana of Dhrupad boasted of musicians and Dhrupadias such as Baba Shah Dilawar, Baba Alyar Khan, Mian Khuda Bakhsh, Mian Ahmad Bakhsh Tall. It is said that Hazrat Amir Khusro created the Khayal style earliest in 13th century in the Multan, which was also a part of Punjab. Khayal, which literally meant idea or imagination, became a popular form of Hindustani classical music, which evolved with distinctive styles of different gharanas. आप अभी तक सब सुन चुके हैं कि घराने किस तरह से आए. The gharana is derived from the etymological word ghar, where a characteristic mode of music was preserved and groomed further in a particular family for at least 3 generations. The tradition was termed gharanas. आप सब सुन चुके हैं कि कितने घराना हैं और ग्वालियर घराने को फाउंटेन हेड कहा जाता है, गंगोत्री कहा जाता है.